और इस बजट पर खास बात करने के लिए इस वक्त तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं अब्बास हफीज साहब, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्बास साहब, बहुत स्वागत है आपका। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस बजट को सुनने के बाद। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो एक रोड मैप देने की कोशिश की गई है, बतौर विपक्ष आप क्या सोच रहे हैं इस पर? देखिए, बहुत उम्मीदें थी सरकार को, सिर्फ विपक्ष को ही नहीं, सरकार से, बल्कि आम जनता को भी। कोरोना काल में जिस तरह की मार पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने सही है, उसको लगता था कि ये कुछ बजट के अंदर उसके फायदे की चीजें होंगी और उसको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। ये बात कह देना कि कोई अतिरिक्त कर नहीं बढ़ाया गया है, कर की दर को नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि हमने कोई रिलैक्सेशन भी नहीं दिया है। वित्तीय राजकोषीय घाटे की स्थिति यह है कि 3 साल पहले अगर देखें तो 25,689 करोड़ था और आज की तारीख के अंदर 50,000 कुछ करोड़ है, 50,000 करोड़ के आसपास है, दुगना कर दिया गया। मतलब साफ है, जनता की कोई अपेक्षा नहीं है, जनता को कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सरकार का कहना यह है कि हम तो बहुत बड़े राजकोषीय घाटे के अंदर हैं, और कर्जा लेंगे और कर बढ़ा सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है। ऐसे हालात में जनता परेशान है। दूसरी बात, ये वही सारे लॉलीपॉप दोबारा देने की कोशिशें हैं कि मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे। 2016 की अगर बात करें तो 7 मेडिकल कॉलेजेस खोलने का ऐलान तब भी किया था। हर साल मेडिकल कॉलेजेस खोलने के ऐलान होते हैं, लेकिन कितने मेडिकल कॉलेजेस खुलते हैं और कितने लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, ये हमने देखा है। आज सबसे बड़ी बात है कि आप हवाई बातों करने के बजाय जनता के मन की बात करते, जनता को राहत देने की बात करते, जो पूरा दूर है। इतना मायूसी वाला बजट, इतना डिसअपॉइंटमेंट से भरा बजट। आज आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि चुनाव नहीं है तो हम आपकी कमर तोड़ देंगे महंगाई से? क्या कहना चाहते हैं कि वैट के बारे में क्या कहा? पेट्रोल डीजल सबसे महंगा मध्य प्रदेश में। अब्बास भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा। धैर्यवर्धन शर्मा जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए। आपका साथ जब वित्त मंत्री बोलेंगे, क्या बजट में उन्होंने अंदर कहा है उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे, तब एक बार फिर से वहां पर लिए चलेंगे। अब्बास हफीज साहब, आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं जो धैर्यवर्धन शर्मा जी ने जिक्र किया है, फिर उनसे एक और बात करेंगे, सवाल करेंगे। कह रहे थे कि कांग्रेस के हिसाब से नहीं, जनता के हिसाब से। कांग्रेस थोड़ी नौकरियां मांग रही थी आपसे कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को नौकरियां दे दीजिए। जनता नौकरियां मांग रही है, जनता का अधिकार है। उसके बाद क्या करों के अंदर छुटकारा, करों में राहत जो थी वो क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए मांगी जा रही है? जनता के लिए मांगी जा रही थी कि आप कर में राहत दीजिए। अतिरिक्त कर लगाने से बेहतर, मतलब चलिए अच्छी चीज है, आपने अतिरिक्त कर नहीं लगाया, लेकिन आपने फायदा कहां दिया, कर को कम कहां किया? सबसे ज्यादा वैट हमारे यहां लगा हुआ है। अगर आप राजस्व की बात करें, सबसे महंगी रजिस्ट्री मध्य प्रदेश में हो रही है। एक अगर प्लॉट कोई बेचता है, 10% जो है वो सरकार को देना पड़ता है मध्य प्रदेश में। अगर 10 बार वो प्लॉट बिकेगा तो 10% जितनी उसकी मूल कीमत है वो सरकार के पास जाएगी। कोई राहत ऐसी हालात के अंदर नहीं है। स्टैंप पे कोई राहत नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं फिर कहूंगा, इन्होंने पिछली बार नारा दिया था स्वर्णिम मध्य प्रदेश का, स्वर्णिम मध्य प्रदेश हुआ नहीं, अब नारा आ गया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। लेकिन कोरोना भी आ गया ना अब्बास भाई बीच में बजट से कि भाई आप आत्मनिर्भर रहिए, सरकार आपके बाद। कोरोना से पहले कौन से बहुत अच्छे हालात पिछली सरकार के अंदर इन्होंने कर रखे थे? कर्जा तब भी ले रहे थे, कर्जे के लिए आगे की सरकार के पास भी खजाने खाली कर दिए थे। तो आज की स्थिति यह है कि 15 साल में जो इन्होंने बोया उसको सबके सब काट रहे हैं आज मध्य प्रदेश के अंदर। मेक इन एमपी का नारा दिया था 2014 या 15 के बजट के अंदर। आपको हैरानी होगी मकसूद साहब, कौन सा मेक इन एमपी बन गया मेक इन मध्य प्रदेश? तो ये हर बजट के अंदर शगुफेबाजी नहीं चलती है। अगर मेक इन मध्य प्रदेश हो गया होता 2015 के बजट के हिसाब से, जो नारा था 2015 की बीजेपी शिवराज गवर्नमेंट के बजट का, तो शायद आज की तारीख में कोई बेरोजगार नहीं होता, आज की डेट के अंदर कोई परेशान नहीं होता, त्राहिमाम की स्थिति में जनता नहीं होती। यहाँ व्यापारी परेशान है, यहाँ बेरोजगार युवा परेशान है। वो टकटकी लगाए देख रहा था। रोजगार को लेकर इसमें प्रस्ताव किए तो हैं, शिक्षकों से लेकर पुलिस में कैसे भर्तियां होंगी, आगे और मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर भी बातें हैं, और भी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के जब काम होंगे तो उससे रोजगार भी तो होगा। चलिए प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा। तमाम प्रदेश का चौतरफा आने वाले कल में उसके नतीजे नजर आएंगे। अब्बास हफीज साहब, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से प्लीज, फिर वो ब्रेक पर जाना होगा मुझे। सौर ऊर्जा के नए प्रावधान किए जा रहे हैं। क्योंकि मेरा आखिरी कमेंट है, मैं सबसे पहले तो सुनिए धैर्यवर्धन जी, मैं सबसे पहले तो प्रदेश ने आज नंद कुमार सिंह चौहान जैसे सांसद को खोया है, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि एक अच्छे व्यक्ति इस दुनिया से चले बहुत ही जल्दी हमारे बीच से, और हम सबके वरिष्ठ नेता भी रहे, हर पार्टी अगर देखा जाए फ्रेटर्निटी के, तो ये एक दुखद दिन भी है। और इसके साथ मैं फिर कहूंगा कि ये जो बात कही थी बहुत हमारे विशेषज्ञ महोदय ने,
वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई सी भी जो पॉलिसीज होती हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के 3 साल 4 साल के बाद देखने को मिलती हैं चीजें। 15 साल में ये सरकार रही। धैर्यवर्धन जी अगर उनकी बात से सहमत हैं तो वो बात धैर्यवर्धन जी को खुद भी देखनी पड़ेगी अपने खुद के आंगन में, खुद के गिरेबा के अंदर, कि 15 साल के अंदर सबसे मैक्सिमम जो बताया था विशेषज्ञ महोदय ने कि 15 साल के बाद सिंचाई की जो वो होती है योजना है वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है, ऐसी मतलब एक एग्जाम्पल दी थी। तो 15 साल के अंदर कितने उद्योग लग गए, कितने इन्वेस्टर समिट्स कर लिए, ये सरकार भरोसा खो चुकी है जनता का। ये सरकार से जनता को अब कोई अपेक्षा नहीं है, जनता के पास जनता का कोई भरोसा अब इनके अंदर नहीं बचा है। कि ये अगर बात करें मेडिकल कॉलेज, इनके 2 पिछले मैनिफेस्टोस के 10-10 मेडिकल कॉलेजेस की बात घोषणा इन्होंने करी है, जहां जाते थे वहां घोषणा करके आते थे। अब्बास भाई बहुत माफी के साथ आपको रुकना पड़ेगा, ब्रेक पर जाना होगा। बहुत शुक्रिया इनके सिंह साहब, अब्बास हफीज साहब, धैर्यवर्धन शर्मा जी। एक छोटी सी ब्रेक